Hello everyone, welcome to Smart Study. My name is Jyoti. I am again here with my 5 question series. Let's start. First question is, who makes the following speech in Samuel Beckett's Waiting for Godot? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो एक कोटेशन दी गई है वो किसने बोली है वेटिंग फॉर गोडोट में. ठीक है, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट. इसमें क्या स्टोरी होती है? इसमें 4 करेक्टर्स होते हैं, 5 करेक्टर्स होते हैं. ठीक है, 2 ये फ्रेंड होते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, और ये 2 लकी एंड पोजो कौन होते हैं? एक लकी इसमें एक स्लेव होता है और एक मास्टर होता है. ठीक है, और 5th जो करेक्टर होता है इसमें अबुआई, जो कि मैसेंजर होता है. ठीक है, इस टाइप से की स्टोरी है. तो ये जो कोटेशन है, एस्ट्राइड ऑफ ए ग्रेव एंड ए डिफिकल्ट बर्थ सेट बाय, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन 3rd इज द राइट. ठीक है, चलिए हम ये वर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. वेटिंग फॉर गोडोट इज ए प्ले बाय सैमुअल बेकेट, जो कि क्वेश्चन बता रहा है. तो इसमें 2 करेक्टर होते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन. ये 2 करेक्टर हैं. ठीक है, और ये ट्रैगी कॉमेडी है इन 2 एक्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये हमारा जो एक पोजो करेक्टर होता है, एक लकी होता है. ये दोनों फ्रेंड्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, और ये जो पोजो है और ये लकी है. पोजो इसमें मास्टर होता है जो हमारे सेकंड पार्ट में ब्लाइंड हो जाता है, और जो ये लकी है ये स्लेव होता है पोजो का. ठीक है, इसका स्लेव है. और जो ये दोनों सेकंड पार्ट में 2 एक्ट्स होते हैं ना, इसमें 2 एक्ट होते हैं. तो सेकंड एक्ट में पोजो ब्लाइंड हो जाता है और लकी डम हो जाता है. ठीक है, कैसे स्टोरी चलती है? ये एक एब्सर्ड टाइप का ड्रामा है जिसमें व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन किसी गोडोट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आता नहीं है, कभी भी नहीं आता. ठीक है, इस टाइप से स्टोरी चलती है. इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको अच्छे से रीड कर लेना. मस्ट रीड नॉवल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेट. ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट आर एसोसिएटेड विद इपिक थिएटर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इपिक थिएटर. ठीक है, इपिक थिएटर से ये जो नीचे राइटर दिए गए हैं वो कौन कौन कनेक्टेड हैं. ठीक है, ये तो सबको ही पता है. जो ऑप्शन हमारा बी, बर्टोल्ट ब्रेच, जो कि इपिक थिएटर के जन्मदाता माने जाते हैं. लेकिन जो ये टर्म है इपिक थिएटर, ये टर्म कॉइन्ड बाय इरविन पिस्काटर. ठीक है, और अनदर जो ऑप्शन होगा हमारा सी. बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन. बर्टोल्ट ब्रेच एंड आर्नोल्ड ब्रोनिन, ये इपिक थिएटर से रिलेटेड है. और ये इपिक थिएटर होता क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. इपिक थिएटर कम्स फ्रॉम इरविन पिस्काटर. ठीक है, ये जो टर्म है इपिक थिएटर, ये इरविन पिस्काटर ने कॉइन किया है इसको. लेकिन यूज इसको पॉपुलर किसने बनाया है? बर्टोल्ट ब्रेच ने. और कौन से वर्क में बनाया, मीन्स सबसे ज़्यादा इसको डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन बताई है, क्या होता है ये. उनका एक वर्क है बर्टोल्ट ब्रेच का, शॉर्ट ऑर्गेनम फॉर द थिएटर. ठीक है, कौन सा वर्क है उनका? ए शॉर्ट ऑर्गेनम फॉर द थिएटर. ठीक है, और ये इपिक थिएटर है क्या? इपिक थिएटर जो ये बर्टोल्ट ब्रेच जो हमारे राइटर होते हैं, ये किस टाइप के ड्रामा, इनकी राइटिंग किस टाइप की होती थी? ये होती डायडेक्टिक. डायडेक्टिक कैसी होती है? एम्स टू टीच, मीन्स ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्क के थ्रू, और एक सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं उसके थ्रू. तो ये एक इपिक थिएटर को एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं. और इपिक थिएटर में ये बताना चाहते हैं थिएटर इस प्रकार का होना चाहिए या जिसमें ऑडियंस इमोशनली अटैच ना हो हमारे ड्रामा के साथ. मतलब वो ड्रामा में इमोशनली अटैच नहीं होती, उनको पता होता है, वो अवेयर होते हैं कि वो ड्रामा देख रहे हैं, इस टाइप से. ठीक है, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है, कॉइन किसने किया? इरविन पिस्काटर ने, और पॉपुलराइज बाय बर्टोल्ट ब्रेच इन हिज अ शॉर्ट ऑर्गेनम फॉर थिएटर. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हमारा 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन. ठीक है, ये कोटेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिसिबल स्टेटमेंट अबाउट द सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन राइट है? द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल एम्बिग्यूटी. द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी. क्या ये एक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी है या फिर स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होती है जब एक वर्ड, ओनली वर्ड, एक वर्ड के डबल मीनिंग निकले.
ठीक है, एक वर्ड के डबल मीनिंग लिख लें। और स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी क्या होती है, जब पूरे के पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग इस डबल मीनिंग निकले। ठीक है, तो हमारी ये जो सेंटेंस है, हरी रोट ए पोइम ऑन द माउंटेन, तो क्या मीनिंग निकल रहा है, हरी ने एक पोइम लिखी ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर। ठीक है, मीन्स माउंटेन को सब्जेक्ट बना लिया। और दूसरा मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंस का, उसने पोइम माउंटेन पर जाकर लिखी, मीन्स माउंटेन के एटमॉस्फेयर में जाकर पोइम को लिखा। ठीक है, तो ये एक वर्ड का डबल मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, और क्योंकि इसमें हमने दो ऑप्शन चूज करने हैं, तो ये क्या, ये एक डीप स्ट्रक्चर है और यह सरफेस स्ट्रक्चर। ये जो टर्म है डीप स्ट्रक्चर और ये सरफेस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये नोएम चमोस्की की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीनिंग, डीप स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीनिंग एंड सरफेस स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फॉर्म, ग्रामेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है ना इसका, हरी रोट ए पोएम ऑन द माउंटेन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन कौन सा राइट हो, हमारा ऑप्शन बी, सेकंड इज द राइट। ठीक है, एम क्लियर। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, यहाँ से आप इसको देख लेना एक बारी। डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर जो मैं बता चुकी हूँ, नोएम चमोस्की का है ये जो दोनों टर्म है। और कहाँ पे यूज़ की है उसने, पहले तो इसको साइंटेक्टिक स्ट्रक्चर एक वर्क होता है उसमें डिस्कस किया है। और ये किस चीज़ को समझाने के लिए, मीन्स क्या कंसेप्ट था जिसके लिए यूज़ किया है, इसने किया है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, इसके कंसेप्ट में इन टर्म्स को यूज़ किया है और दो वर्क्स में यूज़ किया है। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर क्या है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उससे रिलेटेड मेथड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एक हमारा इंग्लिश ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इससे रिलेटेड एक हमारा मेथड है, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे टीच किया जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा एक मेथड है। और उसमें जो हमारे चमोस्की जो राइटर होते हैं, इस मेथड को समझाते हैं ये क्या है, और इसके अंदर ही इस जो मेथड को कहाँ पे समझाने की कोशिश कर, एक वर्क होता है साइंटेक्टिक स्ट्रक्चर, उसमें इस मेथड को डिस्कस करते हैं। और बाद में दूसरा वर्क आता है इनका 1965 में, एस्पेक्ट ऑफ थिएटर ऑफ सिंटैक्स। इंपॉर्टेंट वर्क हैं ये दोनों इसके, कौन से साइंटेक्टिक स्ट्रक्चर और एस्पेक्ट ऑफ थियरी ऑफ सिंटैक्स, जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर ही ये डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये असर्शन और रीजन के फॉर्म में है। असर्शन ए क्या बोल रहा है, साइंस आर नेवर न्यूट्रल और इनोसेंट। ठीक है, साइंस आर नेवर न्यूट्रल और इनोसेंट। और रीजन क्या कर रहा है, इन ऑल केस साइन आर ऑर्गेनाइज इनटू सिस्टम दैट कन्वे मीनिंग। जो ये टर्म है साइन, ये शोशोर की है, फर्डिनेंड शोशोर की टर्म है। ये क्या कह रहा है, साइन आर नेवर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं होते, ये मीनिंग देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होते, लेकिन मीन्स इसका रीज़न क्या बता रहा है, साइंस आर ऑर्गेनाइज इनटू, ये सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, एंड कन्वे मीनिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइज होने के बाद ही मीनिंग देते हैं। तो बोथ करेक्ट हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और किसकी टर्म है, फर्डिनेंड डी शोशोर की। किसकी टर्म है ये, फर्डिनेंड डी शोशोर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। ठीक है, ये देख, हाँ, ये जो शोशोर है हमारे, इस टर्म को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये तीन टर्म है, इनको यूज़ करते हैं अपने वर्क में। 1916 का वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये तीन टर्म का यूज़ करते हैं, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। और ये किस मीन्स हमारे स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। स्ट्रक्चरलिज्म उसको डेवलप किया था इन्होंने, स्ट्रक्चरलिज्म को, उससे रिलेटेड है। और उसके कंसेप्ट में साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, इन इम्पोर्टेंट टर्म्स का यूज़ करते हैं। और ये सिग्निफायर को क्या बताते हैं, साउंड इमेज, और सिग्निफाइड क्या, कंसेप्ट।
मीन्स सिग्निफायर क्या, जो साउंड इमेज, कोई वर्ड होता है जैसे, तो उसकी जब हम साउंड सुनते हैं, कोई वर्ड होता है पहले, उसकी जो हम साउंड सुनाई देती है, मीन्स ट्री वर्ड को ले लेते हैं, ट्री को यूज़ करते हैं हम हमें क्या सुनाई देता है, पहले ट्री वर्ड सुनाई देता है, हमारे दिमाग में क्या बात आती है, ट्री, और उसके बाद क्या आता है, जो इमेज हमारे माइंड में बनती है, इमेज, एक मिनट, पहले क्या आता है हमारे माइंड में, ट्री, पहले हमें सुनाई देता है, साउंड इमेज आती है, वो है सिग्निफायर, और जो इमेज जो ट्री की हमारे दिमाग में बनती है वो क्या होता है, कंसेप्ट। ठीक है, सिग्निफायर क्या है, साउंड इमेज है, सिग्निफाइड क्या है, कंसेप्ट है, जो हम सबसे पहले हम अपने ईयर्स के थ्रू सिर्फ सुनते हैं, वो क्या है, सिग्निफायर, और जो कंसेप्ट, जो इमेज हमारे माइंड में बनती है वो है सिग्निफाइड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से सिग्निफायर इज ए ओनली वर्ड, एक वर्ड जो शब्द है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवान कंट्रोवर्शियल ऐसे इन ब्रदर कर्माजोवा। ठीक है, जो ये ब्रदर्स कर्माजोवा, फ्योदोर दोस्तोवस्की, जो एक रशियन राइटर हैं, फ्योदोर दोस्तोवस्की, उनका वर्क है ये, और ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगी, पूरा अकेला वर्क ही डिस्कस करूँगी, कोई वीडियो लेके आऊँगी इस पर। ठीक है, तो इसमें करेक्टर होते हैं इवान्स, उनका एक कंट्रोवर्शियल ऐसे होता है, तो वो कौन सा ऐसे है, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट, एक्लेस्टिकल कोर्ट्स। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लास्ट और एंड 5th क्वेश्चन। ये टर्म्स दी गई हैं, इधर कंसेप्ट दिए गए हैं, और ये इधर लिंग्विस्टिक्स हैं, और उनको मैच करना है। ठीक है, लैंग्वेज डेथ, सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। लैंग्वेज डेथ जो ये कंसेप्ट है क्या है, ये लैंग्वेज डेथ मीन्स, लैंग्वेज की डेथ कैसे हो सकती है, लैंग्वेज की डेथ मीन्स जब किसी लैंग्वेज को या डायलैक्ट को नेगलेक्ट किया जाता है उसके नेटिव स्पीकर के द्वारा, जैसे हम आज के कंसेप्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी डायलैक्ट्स को इग्नोर करते हैं, इस टाइप से लैंग्वेज डेथ, ये कंसेप्ट इस टाइप से है। और फिर आता है लिंग्विस्टिक साइन, जो अभी मैंने बताया, ये किसका, फर्डिनेंड डी सोशोर का। और हमारा लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी मीन्स हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज किस टाइप से हम एक स्पीकर्स के माइंड को इफेक्ट करता है, मीन्स व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज इफेक्ट द स्पीकर्स वर्ड, और उसके व्यू ऑफ पॉइंट को कैसे इफेक्ट करता है, उस पर कैसा प्रभाव डालता है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, यह है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मीन्स कोऑपरेटिव से पता चल रहा है, जब स्पीकर और लिसनर ये दोनों किस टाइप से एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक दूसरे किस टाइप से जुड़े होते हैं, इनमें किस टाइप की रिलेशनशिप होती है, कैसे ये डेवलप करते हैं अपना मेथड, और एक दूसरे को कैसे बात समझाते हैं, इस टाइप से ये है। तो इसमें देखिए इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक साइन कौन सा है, फर्डिनेंड डी सोशोर। लैंग्वेज डेथ है नैन्सी डोरिन, ये इसका एक वर्क है, लैंग्वेज डेथ इसका वर्क है, और ये स्कॉटिश डायलेक्ट को इसमें डिस्कस करती है, कैसे इस टाइप से अराउंड 40 ईयर्स का हिस्ट्री उठाती है और उसको डिस्कस कर उस पर रिसर्च करती है। ठीक है, और फिर हमारा रिलेटिविटी एंड, देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटिविटी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, इसको वॉर्फ हाइपोथेसिस भी बोल दिया जाता है, या वॉर्फिज्म, या स्पेयर वॉर्फ मीन्स एक एडवर्ड स्पेयर है हमारे यहाँ पे, और एक बेंजामिन ली वॉर्फ। ठीक है, इन दोनों ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया है, और जो कि मैं बता चुकी हूँ। ये क्या बताने की कोशिश करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज अफेक्ट द स्पीकर्स वर्ड, वो किस टाइप से स्पीकर के वर्ड को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी कॉग्निशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दो हाइपोथेसिस को लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होता है, एक वीक हाइपोथेसिस, और उसके थ्रू अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ये जो मैं बता चुकी हूँ लैंग्वेज डेथ, ये है नैन्सी डोरिन का, और ये इसका सबटाइटल इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड साइकिल ऑफ स्कॉटिश डायलैक्ट्स। ठीक है, तो अब आप देख लेना कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, पॉल ग्रीस का हमारा कौन सा बना, देख लेते हैं। सी का सेकंड है, ऑप्शन सी का सेकंड है, एंड डी का फर्स्ट है, और ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी
ये किसका था, एडवर्ड स्पेयर, बी का थर्ड है, एंड ऑप्शन अपना सेकंड इज द राइट। और पॉल ग्रेस का है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना, एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेना। ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने, इसको अच्छे से देख लेना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।